आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि भारत में राष्ट्रवाद, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का आंसर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादे को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान जो कि इस्लाम दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान में तुर्की का भी हार हुआ था और तुर्की के जो सुल्तान था वो पूरे इस्लाम जगत का जो था दुनिया का खलीफा था, और ब्रिटेन द्वारा तुर्की के इलाके में, तुर्की के एरिया में कब्जा कर लेना, ये भारतीय मुसलमानों को राज नहीं आया और भारतीय मुसलमानों ने इसके खिलाफ 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसे ही हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लगाया गया था। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन करने का प्रावधान था और इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस कानून के अंतर्गत जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हो रहा था तो उसके पहले महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने से पहले दांडी यात्रा से ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर जो नमक कानून था उसका उल्लंघन करना था, क्योंकि तत्कालीन समय में आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना एक कानूनी अपराध था। जो आम व्यक्ति थे वो उस समय क्या नमक नहीं बना सकते थे समुद्र के जल से, ये कानूनी अपराध था। धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया और दांडी यात्रा द्वारा क्या किया गया, उस नमक कानून को तोड़ा गया। सरकार के सामने ये डिमांड रखा गया था पहले कि आप हमें नमक बनाने दीजिए, पर सरकार ने आम व्यक्तियों के नमक बनाने पर रोक लगा दिया था। ये एक अपराध माना गया था, अपराध था। तो इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कठिया प्रथा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे इनको नील की खेती जबरन करनी पड़ती थी। नील की खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया और इसे ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। और कहा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो देखिए, कल कारखानों में काम कर रहे मजदूरों के साथ उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया जाता था। जो कल कारखाने में मजदूर काम करते थे उनके द्वारा उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया जाता था। इन मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को रोकने का तथा मजदूरों की मांगों को मानने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। यानी कि जो मजदूर कल कारखानों में काम करते थे इनके शोषण को रोकने के लिए और मजदूरों की मांगों को मनवाने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए कुछ और क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला नंबर है कि राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। जो राष्ट्रीय आंदोलन थे इसके सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। आगे देख लेते हैं। दूसरा है समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिक एकीकरण हुआ। जो समाज के विभिन्न वर्ग थे उन सब में एकजुटता हुई और राजनीतिक एकीकरण उनका हुआ। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया। चौथा नंबर है कि पहली बार कांग्रेस से समानता के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने बातचीत की। किससे? कांग्रेस, जो भारत की इकलौती पार्टी थी, इससे समानता के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने बातचीत की। और पाँचवा नंबर है कि ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट हुआ। देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं की आयात में गिरावट आई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ परिणाम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।